शुरू करें। हम लोग अभी तक 100 अंक हिंदी के काव्य खंड में 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज 10वां नंबर चैप्टर के बारे में चर्चा करना है। तो हिंदी 100 अंक जिसका नाम है दिगंत भाग 2, 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी के किताब का नाम क्या है? दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 में 2 खंड हैं, एक गद खंड, दूसरा पद खंड। गद खंड में कहानी, निबंध, एकांकी इन बातों को रखा गया है और पद खंड में कविता, गीत ये आते हैं। तो पद खंड में हम लोगों ने अभी तक कितने चैप्टर पढ़ लिया है? 9। कितने चैप्टर? 9। और आज हम लोग 10वां नंबर चैप्टर पढ़ेंगे और 10वां नंबर चैप्टर का नाम क्या है? अधिनायक। क्या है? अधिनायक। अधिनायक मतलब सुविधा संपन्न, ताकतवर, बलवान, यूं कहें तानाशाह। अधिनायक उस व्यक्ति को कहेंगे जो वही काम करता है जो इसकी क्या होती है? इच्छा होती है, जरूरत होती है। वह अपने अनुसार चलता है, आपके अनुसार नहीं चलेगा। उसकी जो इच्छा होगी वही काम को वह करेगा। तो अधिनायक पाठ का नाम है और इस पाठ के लेखक हैं रघुवीर सहाय। पाठ का नाम क्या है? अधिनायक। और पाठ के लेखक का नाम क्या है? रघुवीर सहाय। क्या नाम है? तो अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय हैं और अधिनायक जो पाठ है, यह पाठ कौन किताब से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध। अधिनायक कविता को किस किताब से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध। बात समझ गए? यहाँ 3 प्रश्न हमने बताया। पहला, अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। और अधिनायक शीर्षक कविता किस किताब से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध। 2 नंबर का एक प्रश्न पूछता है, कौन पूछेगा मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं सेटर नहीं हूं और गारंटी लेकर पढ़ाने वाले शिक्षक भी नहीं। प्रश्न पूछता है कवि परिचय में, एक किसी कवि का। हमने अभी तक 9 कवि का पढ़ा दिया है, 10वां पढ़ा रहा हूं। नहीं, 13 है। तो ये 10वां नंबर कवि है रघुवीर सहाय आपके साहित्य का। तो आपसे यदि प्रश्न करता हो कि रघुवीर सहाय का परिचय दे, बाद में 10 बजे। अगर आपसे प्रश्न करता हो कि रघुवीर सहाय का क्या करें? परिचय दे। किसका परिचय दे? रघुवीर सहाय का परिचय दे। तब लिखेंगे रघुवीर सहाय। लिखने का तरीका होगा रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक महान कवि। आप लोग विद्वान इतने हैं कि परसों हमने टेस्ट लिया था, तो जैसे मैं लिखा हूं बोल को ऐसे लिख के दिखा दिया। या तो चोरी किया, टेलीग्राम पर डाला, वहां से ले लिया, जो सरासर गलत है। भाई हमको तो बताने के लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ऐसे लिखता हूं। भाषा में लिख देंगे तो और समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले का लाइन क्या होगा? अगर आपसे पूछे कि रघुवीर सहाय का जीवन चरित्र लिखें, आपका उत्तर होगा रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक महान कवि हैं, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इनका मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता हरदेव सहाय जो एक शिक्षक थे। इनके पिता हरदेव सहाय जो एक शिक्षक थे। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में एमए किया था। इन्होंने मतलब रघुवीर सहाय ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में एमए किया था।
संगीत सुनना और फिल्म देखना इनकी रुचि थी। संगीत सुनना और फिल्म देखना इनकी रुचि थी। और इनका जो वृत्ति, इनका जो व्यवसाय था, लेखन और पत्रकारिता। लेखन और पत्रकारिता इनका क्या था? व्यवसाय था, इनका कारोबार था। लिखते थे, पत्रकार के रूप में काम करते थे, उससे जो इनको आमदनी होता था उसी से इनका घर परिवार चलता था। इन्होंने नवजीवन और नव भारत टाइम्स पेपर है, उसमें एक पत्रकार के रूप में काम किया था। नवजीवन और नव भारत टाइम पत्र में एक पत्रकार के रूप में क्या किया था? काम किया था। इनकी प्रमुख रचना मतलब रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया कुछ किताब कविता में, कविता का नाम है सीढ़ियों पर धूप में। ध्यान देंगे, क्या है? सीढ़ियों पर, हाँ, सीढ़ियों पर धूप में क्या है? कविता है, कविता संग्रह है। आत्महत्या के विरुद्ध यह भी कविता संग्रह है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, यह भी कविता संग्रह है। लोग भूल गए, क्या है? कविता संग्रह है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, यह भी कविता संग्रह है। कोई दिक्कत? इन्होंने कुछ कहानी भी लिखी और इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह का नाम है सीढ़ियों पर धूप। ध्यान देना है, यहाँ भी सीढ़ियों पर धूप है, लेकिन यहाँ में जोड़ा हुआ है। सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह है और सीढ़ियों पर धूप कहानी है। कंफ्यूजन करे, एक नंबर जाएगा, तेको ध्यान नहीं दोगे तो। सीढ़ियों पर धूप, ये रास्ता इधर से है, कहानी संग्रह है। जो आदमी हम बना रहे हैं, कहानी संग्रह है। इन्होंने कुछ निबंध भी लिखा। दिल्ली मेरा प्रदेश निबंध है, किसका? रघुवीर सहाय का। और लिखने का कारण यह भी नवीन निबंध है, किसका? रघुवीर सहाय का। अब हुए सुखी निबंध है, किसका? रघुवीर सहाय का। और सबसे बड़ी बात, रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक नामक कविता से फेमस हो गए। हर इंसान किसी न किसी टॉपिक कारण से फेमस होता है, तो रघुवीर सहाय के प्रसिद्धि का कारण क्या था? दूसरा सप्तक। और रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किसके लिए? लोग भूल गए, क्या है? कविता संग्रह। लोग भूल गए, क्या है? किसकी? और इसी किताब के लिए रघुवीर साहब को कौन पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इतना लिखोगे तो क्या नंबर देगा? 2 नंबर देगा। अपनी भाषा में एक बार मैं और दोहराऊंगा, उसके बाद कविता पाठ करूंगा, ठीक है? अगर आपसे पूछे कि रघुवीर सहाय का जीवन चरित्र और उपलब्धि को लिखे, तो आप 12वीं के छात्र, ये नहीं कि बाप मातारी के नाम लिख दिया चल गया, नहीं, उनकी कुछ रचना भी लिखना पड़ेगा, तब 2 नंबर देगा आपको। जरूरी नहीं कि सबको लिख दे हम, 2 कहानी लिख देंगे, 2 कविता का नाम लिख देंगे, 1 निबंध का नाम लिख देंगे, ये पूरा लिखेंगे, इसमें से 2-4 को लिख देंगे, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन प्रश्न है कि जानना तो पूरा पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कहीं वस्तुनिष्ठ में प्रश्न कर दे, सीढ़ियों पर धूप क्या है? ऑप्शन लिखेगा कविता, कहानी, निबंध, इनमें से कोई नहीं। कहानी संग्रह है ना। प्रश्न घुमा के कर देगा, फिर ये मत कहना हंसो हंसो जल्दी हंसो, क्या है? कविता संग्रह है, किसकी? रघुवीर सहाय की है। आगे चर्चा करें। तो एक बार और चर्चा कर देता हूं। यदि आपसे प्रश्न करें रघुवीर सहाय का परिचय दें, तो आप लिखेंगे रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक महान कवि हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में हुई। इनके पिता हरदेव सहाय जो एक शिक्षक थे,
और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में एमए किया था। इनकी रुचि संगीत सुनने में और फिल्म देखने में थी। इनका मुख्य व्यवसाय लेखन और पत्रकारिता। इनके द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, कहानी संग्रह का नाम है सीढ़ियों पर धूप, रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं। और इनके द्वारा लिखा गया निबंध दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण अब हुए सुखी। इन्होंने नवजीवन और नवभारत टाइम में पत्रकार के रूप में भी काम किया था और नवजीवन का प्रकाशन लखनऊ से होता था और नवभारत टाइम्स का नई दिल्ली से। दूसरा सप्तक इनके प्रसिद्धि का मूल कारण था और लोग भूल गए के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्लियर? आगे बढ़ूं तो आगे हम लोग इनके कविता को पढ़ेंगे। आप लोग भी अपना अपना पुस्तक निकाल लीजिए, क्योंकि पढ़ते समय पुस्तक आपके हाथ में होनी चाहिए। रघुवीर सहाय जिनकी रचना का नाम क्या है? अधिनायक। और अधिनायक जो कविता है वो कहां से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध से। तो प्रश्न है, एक मिनट, हेलो नमस्ते जी जी आया था। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई नहीं, आप बोल दिए तो हमने चल से जी 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 मिला है। ना ना ऐसा नहीं था, पूछिएगा कि कभी से तुमको बोले तो इतना ही प्रश्न कीजिएगा कि आपसे हमारी बात हो गई थी, तुम काहे गए? हाँ हाँ बच्चा होता है, ठीक है ठीक है। हमने कहा कि रघुवीर सहाय की रचना है, शुरू करें। 4 पद है। कितने पद हैं? 4। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। किताब घरे छोड़ दिए ताखा पढ़ना, बहुत बढ़िया काम किया। मोबाइल नहीं छूटनी चाहिए, किताब छूटे तो छूटे, कलम कॉपी हेरा जाता है। हाँ, मोबाइल से तो विरासत चलता है। आप लोगों की विरासत बहुत लंबी चौड़ी है। आप तो इतने निर्लज हैं कि जी कहने में भी नहीं शर्माते हैं। विरासत आप लोगों का गेम है। खेत के आड़ी पर जाए चाहे ना, लेकिन भोरे उठते होते फ्री फायर को एक बार चला लेना है। प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। फटा सुथन्ना पहने जिसका हर चरण गुण हर चरना गाता है। एक बात जान ले, कविता का अर्थ लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के अधिनायक शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक ध्यान देना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के अधिनायक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कवि इस पद में कहते हैं या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो अर्थ देखिए, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कवि रघुवीर सहाय इस कविता के माध्यम से, इस पद के माध्यम से यह पूछना चाहते हैं, यह जानना चाहते हैं कि वह कौन व्यक्ति है जो भारत के भाग्य का विधाता है। वह कौन है जो भारत के भाग्य का विधाता है, जिसका गुणगान, जिसके नामों की चर्चा, जिसका जय जयकार
कौन? हरचरणा। शुद्ध नाम हरिचरण है, लेकिन हरचरणा गरीब आदमी को, अमीर का बेटा हो तो हरिचरण बाबू, और वही अगर गरीब के बेटा का नाम हरिचरण हो तो रे हरचरणा। ये नहीं, ये अमीरी और गरीबी शोषक और शोषित का प्रतीक है। ये इसमें आपकी भी कमी है। कहावत है, अपने वस्तु को तुम बुरा कहोगे तो बाहरी तो बुरा करेगा। हम कई ऐसे ऐसे देशद्रोहियों से पूछता हूँ कि क्या भारत बिहार में जन्म ले लिए, शर्म आती है बिहारी होने पर? ये चुट्टा, अरे हम उस बिहार में जन्मे हैं जी, जिस बिहार में भारत के पहला राष्ट्रपति इस बिहार ने दिया, संविधान सभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दिया। अरे आर्यभट्ट की भूमि है, बराहमिहिर धन्वंतरी की भूमि है, चरक की भूमि है। गलत सही? इतना बड़ा बड़ा होता भी इसमें कुछ कम कहा, गलती की सही? हमने तो कम कहा। अरे यह वह बिहार है जहां के व्यक्ति पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री रहा, भारत तबला बजाने में ख्याति प्राप्त कर लिया। अज्ञानी लोग कहते हैं, बड़ी शर्म आती है कि मैं बिहार में। अरे बिहार के मिट्टी में तो गुण ही गुण है। राष्ट्रीय पशु बैल है। बैल हमारी सभ्यता का प्रतीक है, जिससे जो खेत जोते थे तो खेत में सोना उगता था। बुराई क्या है? उसको तर्क लीजिए, सकारात्मक पक्ष में सोचिए, उसको निगेटिव लीजिएगा। हाँ, ये दिमाग पर निर्भर करता है। प्रश्न यही कभी करना चाहते हैं कि राष्ट्रगीत में वह कौन है जिसका हरचरणा माने गरीब मजबूर, देखा देह पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, गुणगान कर रहा है। पहले का फटा सुथाना पहने जिसका हरचरणा गुण गाता है, फाटल पुरान कपड़ा पहन ले है और उसके नामों का चर्चा, उसका जय जयकार कर रहा है। ये इसका मतलब होगा। दूसरा है टमटम मखमल टमटम बल्लम तुरही। क्या लिखते हैं कि मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। राष्ट्रगीत में भला कौन? वह भारत भाग्य विधाता। कभी कहते हैं, सुनो गौर से, मखमल सूती कपड़ा का सबसे उम्दा किस्म का नाम होता है। हम लोग तो लोकल पहनने वाले लोग हैं ना, बुझे बात। अपने भारत के बड़े बड़े जो जन शोषक लोग हैं, कहते हम तो जनता का सेवा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उनका कपड़ावा जो कुर्ता होगा ना, ये गुजर का कपड़ा नहीं है, वो होगा 3000 रुपये मीटर। जनता का सेवा करते हैं। 3 लाख का घड़ी पहनते हैं, 2.5 लाख के कलम से लिखते हैं। हाँ, बुराई क्या है? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बात तो सही बोल रहे हैं। कभी कभी झूठ बोला जाता होगा धोखा से, लेकिन जो बोला सही बोल रहा है। कमाते हैं 10-20 लाख के महीना और 3 रुपए कप चाय पीते हैं। वो दुनिया का भारत का नंबर 1 टेस्ट वाला, और हम लोग को 6 रुपए चाय देता है, जिसमें खाली पानी ही रहता, दूध कम रहता। कभी कहते हैं मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। राष्ट्रगीत में भला कौन? वह भारत भाग्य विधाता। कभी प्रश्न पूछते हैं आप सबसे, हम सबसे, भारत की सरकार से, भारत की जनता से कभी प्रश्न करते हैं कि वह कौन है जो मखमल के कपड़ा पहनता है और मखमल के सड़क पर चलता है? गलती की सही? आते हैं हमारे नेताजी चुनाव जीत कर, तो उनके जो चमचे लोग हैं, कहीं पैर में मिट्टी न लग जाए, दरी बिछा देते, कालीन बिछवा देते, तो वही कहते हैं कालीन बिछवा देते हैं, मखमल के कपड़ा कहीं धूल, दूर रहो दूर रहो। चुनाव था 14 दिन भूत की तरह गुजर कपड़ा पहन के, भाई याद हो ना? हम भी कल कहीं गए थे। थोड़ा सा बुरा नहीं मानना है, अन्यथा नहीं लोगे तो मैं कह दूंगा। बड़ी मुश्किल से तो समय निकाल के मैं गाँव गया था, काम था। जिस तरह कुत्ता को मांस की कमा कहा जाती है, सुन ली भैया तू आयल था तो चल लियो, हमें याद रखिया, जोड़े तुम बोले पले तुम नहीं, अलग अलग प्रकार का बात सुनना शुरू कर दिए।
काहेला? हाँ, कि अपने घर के तो बड़े हैं। राजनीति तो उसी के लिए होता ही है। राजनीति उसी के लिए कौन करे? नहीं तो अन्यथा बोला पहले कि नहीं लेना है, ये भी राजनेता इसको थोड़ा सा बुरा लगा होगा। हमने कहा जैसे देखा कि हम लोग अभी चुनाव में हम लोग गोश्त में है, मांस में सुन लिया, पहुंच गया। आप तो आते ही नहीं, लेकिन आए तो फलना जगह थे, आज से 10 किलोमीटर दूर थे, आपके कारण हम यहाँ आ गए हैं। देखा भाई साहब, छोटे का भाई साहब कह दियो जाइए ना, आपको मिलेगा, क्या दिक्कत है? तो चुनाव के दिन पहले आपको मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है छुट्टी दे देंगे। वही कहता है कि मखमल टमटम बल्लम तुरही, मखमल का कपड़ा पहनता टमटम पर चढ़ के आएगा। टमटम पर बचपन में टांगा कहते थे हम लोग, आज ना रिक्शा टेम्पू सब आ गया है। अभी भी नेपाल जाओगे या पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे टमटमे चलता है। हाँ, मखमल का कपड़ा पहनता है, टमटम पर राज सिंहासन पर कुर्सी बना लिया है, बैठता है, ठाट बाट बहुत बड़का पगड़ी बांधता है, वो चमचा होकर छाता लेके खड़ा, कहीं रौद न लग जाए। सही बोल रहा हूं? ऐसे चल रहे हैं, टमटम पर बैठे हुए हैं, मखमल का कपड़ा पहने हुए हैं, एक चमचा छत्ता लेके ऐसे हाँ खड़ा है। आदू को और चम्मच है, सब रोज चवर हाँक रहा है, पंखा डोला रहा है। चमचे नौकरा कहेंगे, दूसरा कभी कहेंगे? हाँ, एयर कंडीशन में भी ठाठ बाट से चलाएगा, चवर हाँक रहा है। हम तो इतने अमीर है, तोप छुरा कर दबाते हैं तो 7 तोप की सलामी दी जाती है। तोप छुराकर ढोल बजाकर आने से पहले स्वागत में नगारा पीटा जाता है कि आ गया, जल्दी बजा जल्दी बजा। जैसे अफ्रीका में बज रहा है, जैसे अफ्रीका में बज रहा है। यहाँ भी कई बार लोग समारोह करता है ना, तो भोले पर बजवाता है, लेकिन बजवाता है लोग, हमको पता नहीं क्या बजा। लेकिन जनता को ये नहीं पता कि तोप क्यों छोड़ रहा है और उसके आने पर नगारा क्यों पीटा जा रहा है, जनता को ये पता नहीं। कभी प्रश्न करते हैं कि वो कौन, नहीं पता है। सब तो देख रहा है 500 रुपया देते हैं हमरा ना, बुझे बात। कि जो रैली में सब जाई थो मंगनी में थोड़ी जाता है, घर पेट मछली भात खाता है या मुर्गा भात खाता है, और 3 औकात के अनुसार 300 से 500 का रोज लेता है। अब फलना भैया जिंदाबाद, फलना भैया मछली भात मुर्गा भात खिलाता है। सही नहीं बोल रहा? अभी ज्यादा चल रहा है। सड़क पर मैं खड़ा था, कल आया उधर से, फलना जिंदाबाद जिंदाबाद, फलना बाबू अमर रहे। अरे अमर किधर रहेगा? अमर तो हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग अमर है। और सेना पर मरने वाले अमर होते हैं। नेता कब से अमर होना शुरू हो गया? रहा भी होगा सामने, फिर भी अमर रहे। अमर रहे रहा था, अमर रहे कौन बात हुआ? 5 साल का कार्यकाल अमर के ना हो जाएगा? अमर तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये कमेंट हमारे हैं, हमारे कवि साहब, चावल मुर्गा जिंदाबाद। हाँ बोला है। तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। हमने कहा ना भले ही पैसा देके करवाए, लेकिन करा रहा है ना, तो कौन है? कभी प्रश्न पूछते हुए आखिर है कौन? तीसरा है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे पूछे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य। कभी क्या लिखते क्या कहना, देखो ना ताकू रहिए कि नहीं? ऐसी बात शिवानी सलोनी, हाँ हमको देखते रहो कम से कम। सोनाली सॉरी। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे पूछे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता। कभी प्रश्न करते हैं, राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर हमारे सामने बैठे 80% बच्चों को ये नहीं पता है कि भारत में राष्ट्रीय त्योहार है कितने। हम सही थोड़ा सा देखना चाहता हूं, आपके चेहरे की चमक से पता चल रही है कि 2-4 को आता है, बाकी किसी को नहीं आता है। भारत में राष्ट्रीय त्योहार कितने हैं? हाथ उठाइए थोड़ा सा। भगवान हाथ दिए हैं, परमात्मा हाथ दिए, ऊपर वाले हाथ दिए हैं। एक प्रश्न ऊपर वाले से भी है, राज्यसभा में बैठे लोगों से भी, यही तो लोकसभा है हमारे। लोकसभा के मात्र 3 लोगों को पता है। खड़ी हो, बैठ जा। आई आवेद भाई के कह देता हूँ, 13 बोल रही थी। खड़ा हो। कितने हैं?
3 है, 2 के ना होगा, बाप रे नेता बने। 3 है, बोलने वाले थे सर। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर स्वतंत्रता दिवस गांधी जयंती से आता है। है, आता है। क्या कहोगे, हमारे ऐसे ऐसे राजनेता बनने वाले हैं। एक तो दिल्ली के थे भाजपा के, कोई राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र कितनी तिलियां हैं नहीं पता था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर नहीं कर पाते हैं। अब देश के सत्तासीन वर्ग हैं, शर्माती है कभी कभी। टिप्पणी अभी मेरे पे लागू नहीं होता। हाँ तो अभी नहीं बोलो, कहा तो छात्र है मेरा। तो मैंने कहा पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। कभी कहते हैं सर ये कलम छीन रहे जबरदस्ती। कि सत्तासीन जो वर्ग हैं, कुर्सी पर बैठल जो वर्ग हैं, वह जनता का शोषण कैसे करते। सुन लो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में राजपथ पर सभी राज्य के लोक कलाकार अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। गलती की सही? राजपथ दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन के सामने वाला जो सड़क है ना, उसको राजपथ कहा जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वहां सभी राज्य के जो लोक कलाकार होते हैं अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? टेलीविजन में आप लोग भी देखे होंगे। वही कभी कहता है, कोई पूरब से आता है अरुणाचल से, तो कोई पश्चिम गुजरात से आता है, कोई उत्तर जम्मू कश्मीर से आता है, कोई दक्षिण तमिलनाडु से आता है। किसी के शरीर में कपड़ा नहीं है, शरीर में 208 हड्डी है। इतना दुबला पतला 208 हड्डी उसका गिना जाएगा। और हमारे सत्तासीन बैठे लोग खूब उसका तमाशा देख लेते हैं, लेकिन तमाशा देखने के बाद यह भी प्रश्न नहीं करते कि तुम्हारी समस्या क्या है। उसके शरीर का स्थिति बयां करती है कि वह गरीब होगा। तमाशा देख लेते हैं, जूतों की ताली बजा के शाबाशी दे देते हैं। आज जोरे खड़ा होकर फोटो खिंचवा के ओकरो मन को बढ़ा दिया, लेकिन बाकी उसकी स्थिति को सुधार करने के लिए कुछ करते नहीं है। वही कहता है कि कौन है जो अधिनायक बना हुआ है। बनने मत दो, अधिनायक रियल में तो जनता है। अधिनायक रियल में कौन है? ये औकात आपको ऊपर नहीं पता चलता। आपको 14 दिन में 14 दिन में अपनी पावर का पता तुमको चलता है ना। तो 14 दिन वाला पावर का प्रयोग सारे 4 साल करो। काम करवाना तो फलाना बाबू नहीं है, फलाना जी मेरा काम होगा आपसे कि नहीं? गलती की सही? एकदम सही। ऐसे करोगे तब सुधरोगे, नहीं तो नहीं चलने वाला। लास्ट पद है, कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। क्या लिखा? कौन कौन है वह जनगण मन। कभी कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि जनगण मन कौन है जिसका हम जय जयकार कर रहे हैं। अरे तो अंग्रेज के लिए लिख दिया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने या बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगान राष्ट्रगीत जो लिखा, अंग्रेजों के सम्मान में लिख दिया। लेकिन अभी कौन है वो जिसके आते ही जनगण मन करना शुरू कर देते हैं, वंदे मातरम कहना शुरू करते थे? कौन है वो? कभी प्रश्न करता है, कौन है वो अधिनायक जिस पर किसी का नियंत्रण? कौन है महाबली जो सबको जो अपने डर से डरा रहा है? कभी आपसे यही प्रश्न कर रहा है, डरते क्यों? डरो मत, पहले पहचान करो कि क्या रियल में वो अधिनायक है। अगर होता तो आप जान रहे हैं, बिहार में आज से 10-15 साल पहले की कहानी कह दूं। जिसके गले में ललटेन आ गया, विजय श्री का आशीर्वाद लेके आता, लेकिन आज माला गर्दन में जायदे छीना जा रहा है। सुबह से सारे कार्यकर्ता लोग भला लाठी बंदूक लेके जुलूस निकलेगा साँझ में। गलत की सही? इसके बाद अधिनायक कौन है? कोई नहीं है। तो फिर जबरदस्ती का है अधिनायक बनने का उसको प्रयास कर रहे हैं। कब यही आपको बताना चाहते हैं, जनता के बेबस लाचारी पर को दिखाना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। चंद लोग जो जनता का शोषण कर रहे हैं, उसी का जिक्र इन्होंने कविता में किया है। ठीक है।